गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा मैं डॉक्टर बबीता सह आचार्य राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय कोटपुतली भूगोल विभाग से हूँ। और आज मैं आपको बेटा मानसून पवनों के बारे में बताऊँगी कि मानसून पवनें क्या होती हैं, ये किस तरह से भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो इसके बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ बेटा मैं आपको। मानसून सबसे पहले तो क्या होती है, मानसून वे मौसमी पवनें हैं जो 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर और 6 महीने समुद्र स्थल से समुद्र की ओर चला करती हैं। अब देखिए बेटा, ये जो मानसून पवनें हैं ये किस प्रकार से चला करती हैं। ये 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर और 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। अब आता है इसमें सबसे पहले मानसून की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो सबसे पहले इसमें अनेक परिभाषाएं दी गई हैं कि मानसून की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। इसमें आता है बेटा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे मानसून की जो खोज है वो ये माना गया है कि वायुदाबीय भिन्नता के कारण मानसून पवनों की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर वर्षा और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सक्रियता वितरण प्रभावी स्वरूप का वर्णन करने से पहले हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दशा के बारे में विभिन्न विद्वानों के बारे में बात करेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि ये क्षण प्रति क्षण बदलती जो मौसमी दशाएं हैं वो तो मौसम होता है, और जो मानसून पवनें हैं वो हमारे संपूर्ण यानी कि ये कह सकते हैं हम दक्षिण पूर्व जो एशिया है उसमें किस प्रकार से मानसून पवनें 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। अर्थात रिवर्सल ऑफ विंड्स सिस्टम, ये डायरेक्शन बदल देती हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषता है मानसून पवनों की कि किस प्रकार से एकदम से ये अपनी डायरेक्शन बदल देती हैं। तो मानसून शब्द क्या है, मानसून वो मौसमी पवनें हैं जो वृहद आकार में दक्षिणी पूर्वी एशिया में चला करती हैं और ये ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल देते हैं, वो मानसून पवनें कहलाती हैं। अब इसके में बेटा देखिए, अगर ये सीधा सीधा ही होता तो क्या मानते हैं कि जब उत्तरी भारत बहुत तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है गर्मी की ऋतु में, तो यहाँ उच्च वायुदाब का क्षेत्र उच्च तापमान बन जाता है और लो एयर प्रेशर एरिया बन जाता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। अब लो एयर प्रेशर बेल्ट है वो हाई एयर प्रेशर बेल्ट की तरफ से पवनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती खींचती है। तो इससे क्या होता है कि जो समुद्र है उसमें स्थिति इसकी विपरीत होती है, वहाँ इतना तापमान निम्न नहीं हो पाता जितना कि मरुस्थलीय क्षेत्र में अपने इंटीरियर दिल्ली के आसपास और इस एरिया में हो पाता है। तो ये पवनें लो एयर प्रेशर एरिया है वो हाई एयर प्रेशर एरिया से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे क्या होता है कि निरंतर वर्षा होती रहती है। निरंतर ये पवनें चलती हैं लो एयर प्रेशर की ओर, निम्न वायुदाब ये क्षेत्र की ओर जो भारत के उत्तर भारत में बन जाता है। अब ये पवनें बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से, हिंद महासागर से जल ग्रहण करती हैं और जल से भरी होने के कारण ये भारत के जो पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, इसी प्रकार से अरावली और हिमालय पर्वतमालाओं से टकराकर भारत में खूब वर्षा करती हैं। किंतु देखिए कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं कि इनका जो व्यवहार है वो असामान्य है। देखिए लो एयर प्रेशर बेल्ट तो हर वर्ष बनती है, किंतु भारत की जलवायु का अध्ययन करें तो यहाँ पर वर्षा हर वर्ष एक जैसी नहीं हो पाती। कभी तो यहाँ पर बहुत भयंकर सूखा पड़ जाता है और कभी कभी यहाँ पर बहुत तेज़ मतलब कभी यहाँ बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है तो कहीं पर कभी कभी यहाँ पर मतलब अच्छी बारिश होती है, समय पर आ जाती है बारिश। यानी कि जो मानसून का व्यवहार है वो सही नहीं है, अपितु बैलेंस नहीं है। ये कहेंगे हम कि कभी कभी मानसून पवनें हैं वो समय पर पहुंच जाते हैं और समय पर बारिश होती है, और कभी कभी मतलब बारिश के मौसम चल रहा है फिर भी 20 दिन तक बारिश नहीं हो पाती। मतलब वर्षा अनिश्चित है, अनियमित है, और वर्षा के दिनों में वर्षा के रियल दिनों की संख्या है वो बहुत कम या ज़्यादा होती है।
तो इस प्रकार से जो ये मानसून का व्यवहार है, ये वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ तो ऐसा है जिससे कि हमारी जो मानसून पवनें हैं ये इस प्रकार का व्यवहार कर रही हैं। तो इसके लिए फिर कौन से तत्व उत्तरदायी हैं, ये वो मानते हैं कि कौन कौन से तत्व इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो अब इसमें आता है अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, जिसमें जैसे डॉक्टर कोटेश्वरम की खोज है कि पूर्वी मानसून पवनों की जो उत्पत्ति है उसके बारे में उन्होंने ये बताया कि ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य कर्क रेखा पर और उसके आसपास बहुत सीधा चमकता है तो उसके उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप और भारत में प्रचंड रूप से गर्मी पड़ती है। इससे क्या होता है कि मध्य एशिया और भारत में न्यून एयर प्रेशर का बेल्ट बन जाती है मुल्तान के आसपास, और हाई एयर प्रेशर का क्षेत्र है वो जापान के दक्षिण में प्रशांत महासागर में, और दूसरा क्षेत्र है हाई एयर प्रेशर वाला वो हिंद महासागर में और ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो प्रशांत, हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया के आसपास हाई एयर प्रेशर बेल्ट बन जाती है। जब किसी क्षेत्र विशेष से में जब एयर प्रेशर न्यून हो जाता है तो उसके चारों ओर से पवनें आने लगती हैं। क्योंकि ये पवनें वाष्प से भरी होती हैं अतः पर्याप्त वर्षा करती हैं। इन्हीं पवनों में से दक्षिणी हिंद महासागर से उठने वाली दक्षिणी पश्चिमी पवनें भारत में आने के बाद हिमालय को पार नहीं कर पाती, और जिससे क्या होता है कि भारत में ही ये दूर दूर तक खूब गर्जन तर्जन के साथ वर्षा कर देती हैं। इन पवनों को ही ग्रीष्मकालीन मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। इसके ठीक विपरीत शीत ऋतु में स्थिति होती है जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है मकर रेखा पर। इससे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के मध्य में बेकाल झील के आसपास उच्च एयर प्रेशर बेल्ट बन जाती है और यहाँ का औसत वायुदाब 770 मिलीबार हो जाता है। इससे भारत के सीमांत पश्चिमी भाग में भी मुल्तान के आसपास उच्च एयर प्रेशर केंद्र बनता है। यहाँ का औसत वायुदाब 1032 मिलीबार होता है। अतः समुद्री धरातल पर विशेषतः उत्तरी महासागर और विषुवत रेखीय प्रदेशों में ये बनता है कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतः समुद्री धरातल पर विशेषतः उत्तरी महासागर और विषुवत रेखीय प्रदेशों और दक्षिण तक तुलनात्मक वायुदाब कम रहता है। ऑस्ट्रेलिया में भी निम्न वायुदाब रहता है क्योंकि इस समय वहाँ गर्मी पड़ती है, अतः पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं। ये स्थलीय पवनें उत्तर पूर्वी व्यापारिक या नॉर्थ ईस्ट व्यापारिक पवनें इन्हें कह सकते हैं बेटा। शुष्क होने के कारण इन पवनों से वर्षा नहीं होती। इस समय सारा पूर्वी और दक्षिणी एशिया इन पवनों द्वारा प्रभावित होता है। तो इन पवनों को शीतकालीन शुष्क पवनें या ड्राई विंटर विंड्स भी कहते हैं। शीतकालीन मानसून पवनें होती हैं ये। और इसके अतिरिक्त हम कुछ आधुनिक विचारधाराओं पर भी बेटा गौर करेंगे कि जो आधुनिक विचारधाराएँ हैं उसमें कौन कौन सी प्रमुख विचारधाराएँ हैं। इसके अंतर्गत बेटा जो क्षौम मंडल में जो जेट स्ट्रीम है उसके बारे में बताया गया है कि जेट स्ट्रीम क्या है। इसमें ये माना जाता है कि उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम एक संकीर्ण नालिकाकार पवन प्रवाह है जो क्षौम मंडल की ऊपरी परतों में लगभग 16 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास मिलता है। ये पवन प्रवाह है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। तो इसमें देखिए ये आधुनिक विचारधारा है और इसमें ये उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट तथा अर्ध उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट की जो कॉन्सेप्ट है वो दी गई है। ये वर्ष में एक निश्चित ऋतु में ही प्रभावित होता है। मानसूनी पवनों की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि क्षौम मंडल में विकसित इन जो ये समसामयिक आंधी या ये कह सकते हैं हम कि इस जेट स्ट्रीम के कारण होती हैं। इनके फलस्वरूप वाष्प से भरी जो पवनें हैं वो एक दिशा में प्रवाहित होकर ऊपरी क्षौम मंडल में पहुंचती हैं और अनेक दिशाओं में फैल जाती हैं तथा पवनों का जो प्रवाह निम्न क्षौम मंडल में पहुंचता है वह जेट स्ट्रीम का रूप ले लेता है और यही अधिक ऊंचाई पर पहुंचकर द्रवीभूत होकर धरातल पर वर्षा कर देता है। ग्रीष्मकाल में विषुवत रेखा के निकट निम्न वायुदाब क्षेत्र होने से धरातल पर पवनें निरंतर चलती रहती हैं। ये ऊंची उठकर 30 डिग्री अक्षांशों के निकट नीचे उतरती हैं तो अधिक वायुदाब हो जाता है। अतः इन अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर धरातलीय स्थायी पवनें चलती हैं जिनके द्वारा एक सेल का निर्माण हो जाता है बेटा,
जिसे हैडले कोश या हैडले सेल भी कहा जाता है, क्योंकि हैडले नामक वैज्ञानिक ने इनकी दिशा के बारे में जानकारी दी थी, इसलिए इन्हें हैडले सेल कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रक्रिया का जो अध्ययन है वो अनेक भारतीय और विदेशी विद्वानों द्वारा किया गया है और उनसे कई निष्कर्ष भी निकाले गए हैं, किंतु बहुत ज़्यादा हम ऑथेंटिक ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा जानकारी, इसके बारे में बहुत सारा काम होना शेष है बेटा। थैंक यू। हेलो, हाँ राशि, नमस्ते। अरे वीडियो बना रही थी तो मैंने कहा इसीलिए मैंने ऑन करके छोड़ा था, मैंने को वो समझ जाएगी। हाँ, कौन? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, लाओ 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 लाओ। हेलो, हाँ माजी दोग दिसू